आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने केंद्रीकरण के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम विकेंद्रीकरण के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण का अर्थ, विशेषताएं, उनके गुण और दोष के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रशासन का वह रूप जिसमें सत्ता न सिर्फ एक निश्चित केंद्रीय शासन में निहित होती है, अपितु सत्ता अथवा प्रशासन का नियंत्रण स्थानीय समुदायों के हाथ में भी होता है और उसे केंद्रीय मान्यता भी मिलती है। इस प्रशासन को विकेंद्रीकरण की श्रेणी में रखा जाता है। फ्रॉल के अनुसार प्रत्येक वस्तु जिसमें सहायकों का महत्व बढ़ता है वह विकेंद्रीकरण है। जो सहायकों का महत्व कम करती है वह केंद्रीकरण के अंतर्गत आती है। विकेंद्रीकरण की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें हेनरी फेयोल ने विकेंद्रीकरण के संबंध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वे सभी कार्य जिनमें अधीनस्थ की भूमिका के महत्व में वृद्धि होती है विकेंद्रीकरण कहलाता है। कीथ डेविस के अनुसार संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक, जहाँ तक कि व्यवहारिक हो, सत्ता तथा दायित्व का वितरण हो, विकेंद्रीकरण कहलाता है। एल.डी. व्हाइट के अनुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर के अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। अगली परिभाषा जेसी चार्ल्स वर्थ के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ मुख्य तत्व निर्णय निर्धारण संबंधी कार्यों का प्रत्यायोजन माना जाता है। तो ये थी विकेंद्रीकरण का अर्थ और परिभाषा। आइए इनकी विशेषताएं जानते हैं। पहली विशेषता है विकेंद्रीकरण निर्णय को संगठन के निम्न स्तर पर लाने की प्रक्रिया मानी जाती है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में अधीनस्थों का कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। अगली विशेषता है किसी भी प्रशासनिक संगठन में पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण कभी भी संभव हो ही नहीं सकता है। इसमें संगठन के प्रशासनिक कार्यों को अनेक भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें पांचवी विशेषता है संगठन में द्वितीय पंक्ति के अधिकारियों का महत्व अधिक हो जाता है तथा विकेंद्रीकरण में द्वितीय पंक्ति के अधिकारी अपने कार्यों के संबंध में विशेष निर्णय ले सकते हैं। तो ये थी विकेंद्रीकरण की विशेषताएं। आइए इसके गुण जानते हैं। इनके प्रमुख गुण हैं। पहला है अधीनस्थों में प्रबंध क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज इन सबऑर्डिनेट्स। इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण के उपयोग से अधीनस्थों के प्रबंधकीय क्षमता के विकास में मदद मिलती है, क्योंकि इन्हें स्वयं के स्तर के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। अगला गुण है अनुप्रेरणा एवं मनोबल बढ़ना, मोटिवेशन एंड मोरल बूस्ट। इसके अंतर्गत बताया गया है कि विकेंद्रीकरण की वजह से छोटे छोटे अधिकारियों को भी निर्णय लेने का अवसर मिलता है, जिससे वे अनुप्रेरित होते हैं तथा उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के कारण उनका मनोबल बढ़ता है। अगला गुण बताया गया है उच्च स्तर के अधिकारियों के कार्यभार में कमी, रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑफ हाई लेवल ऑफिशियल्स। इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधीनस्थों को अधिकार सत्ता का भार अर्पण करके उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण के पश्चात ये अधिशासी संगठन की सफलता एवं विकास हेतु नीति निर्धारण में अधिक समय दे सकते हैं। इसके विपरीत अधिकारियों को स्वयं में केंद्रित करके वे नीति निर्धारण का काम अत्यंत प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगला गुण है सामाजिक नेतृत्व, सोशल लीडरशिप। इस प्रणाली में शैक्षिक प्रशासकों या प्रबंधकों के द्वारा विद्यालय के कार्यों संबंधी नेतृत्व सामूहिक रूप से किया जाता है। विद्यालय के कार्यक्रमों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव होता है। अगला गुण है लोकतांत्रिक वातावरण का विकास करना, टू डेवलप ऑफ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। विकेंद्रीकरण को अपनाने से एक संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण के विकास को बल मिलता है, क्योंकि इस क्रिया में निर्णय समस्त स्तरों पर लिए जाते हैं। विविधीकरण को प्रोत्साहन देना,
इनकरेज डिवर्सिफिकेशन। इसमें बताया गया है कि विकेंद्रीकरण विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न अधिकारियों की नियुक्ति को संभव बनाकर विविधीकरण को प्रोत्साहित किया करते हैं। तथा लास्ट गुण है निरीक्षण का अत्यंत प्रभावी होना, हाईली इफेक्टिव मॉनिटरिंग। इसमें विकेंद्रीकरण के कारण विद्यालय की निरीक्षण व्यवस्था अत्यंत प्रभावी हो जाती है, क्योंकि इस क्रिया में अधिकारी अपने सबसे निकट अधीनस्थ की क्रियाओं का सामयिक निरीक्षण आसानीपूर्वक कर सकता है। तो ये थे विकेंद्रीकरण के गुण। आइए इनके कुछ दोष भी जानते हैं। विकेंद्रीकरण के दोष निम्नलिखित हैं। पहला है केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण होना, इनएडिक्वेट कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी। इस व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण रहता है, जिससे कार्यालय के कर्मचारियों में स्वेच्छाकारी प्रवृत्तियां बल पकड़ती हैं। बजट बनाना एवं करारोपण जैसे कार्य एक केंद्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से पूर्ण किए जा सकते हैं। अगला दोष है समन्वय की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी भी संस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से समन्वय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तथा अगला दोष है कर्मचारियों की राजनीति का बुरा प्रभाव, साइड इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय पॉलिटिक्स। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में हमेशा यह डर रहता है कि कर्मचारियों की राजनीति प्रबंधन पर हावी हो सकती है। कर्मचारियों में राजनीति से अध्यापन सेवा में भ्रष्टाचार एवं पक्षपात जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगला दोष है अपव्यय, एक्स्ट्रावेगेंस। इसमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, अतएव विकेंद्रीकृत व्यवस्था में केंद्रित पद्धति से धन अधिक व्यय होता है। अगला दोष बताया गया है प्रशासन में एकरूपता की कमी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताया गया है कि विकेंद्रित प्रणाली में प्रशासन की एकरूपता नहीं होती है। हालांकि संस्था सामान्य नीति निर्धारित कर देती है, उसके बाद अलग अलग विभागों के अधिकारी स्वयं की परिस्थिति अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं। वे अलग अलग तरह की कार्य प्रणालियों का उपयोग करते हैं। इससे प्रशासन की एकरूपता समाप्त हो जाती है। तो ये थे विकेंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, गुण एवं दोष। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।